मुगल जो थे इनका प्रतीक क्या था? मुर्गा था। नेट है, पहले के समय तो नेट नहीं था तो बोरिंग हो जाती, बोर हो जाते थे लोग ना, सीढ़ी में बैठ के लोग घी लेते थे ऐसे आपस में ऐसे, हाँ अल्लाह तो ढेरवा ढेर धीरे से घी लेते थे, एक के बाद फलाना के बाद फलाना फिर फलाना। आइए आज हम समझते हैं संगम युग के बारे में, यानी कि एक ऐसा युग जिसको हम लोग संगम युग कहें या फिर संगम काल कहें। संगम से साफ पता चलता है कि इसमें किसी न किसी चीज का संगम होगा। अगर हम बात करें कि भारत में जब मौर्य साम्राज्य, अब यानी कि जब मौर्य जो वंश था वह अपने साम्राज्य में पूरी वृद्धि कर रहा था ना, दूसरों पे अटैक करके अपना राज्य को बड़ा कर रहा था, उसी टाइम पे 3 गो राज्य उभरा भारत में, यानी कि भारत के दक्षिण में 3 गो राज्य उभरा। कौन सा राज्य? पहला जो राज्य है हमारा चोल राज्य, दूसरा चेर राज्य और तीसरा पांड्य राज्य। यह जो राज्य है वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, कह सकते हैं हम इसको कृष्णा और तुंगभद्रा, यानी कि कृष्णा प्लस तुंगभद्रा नदियों के बीच में इसकी स्थापना हुई। अगर हम बात करें कि चोल राज, चेर राज और पांड्य राज में सबसे ताकतवर और सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा था, तो वह था चोल राज, यानी कि पहला वाला। देखिए ऐसे पूछता है कि संगम युग का पहला राज्य कौन सा है, तो चोल। संगम युग का दूसरा राज्य कौन सा है, तो चेर। एंड संगम युग का तीसरा राज्य कौन सा है, तो पांड्य ना। ये आप लोग को देखिए, ये सब राज्य का नाम है ना, ये सब वंश नहीं है। चोल एक अलग वंश है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे चोल राज्य है जो कि संगम युग में आता है। संगम युग किसे कहेंगे? जब मौर्य साम्राज्य की वृद्धि हो रही थी तो उस टाइम पे दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ना 3 गो राज्य अपना विकास कर रहे थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल संगम युग का पहला राज्य है, चेर संगम युग का दूसरा राज्य है और पांड्य संगम युग का तीसरा राज्य है। ठीक, और तीनों ही राज्यों में सबसे प्रसिद्ध जो राज्य था और सबसे जो ताकतवर था, शक्तिशाली था, वह चोल राज्य था। देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली, यानी कि तीनों राज्यों में सबसे जो शक्तिशाली राज्य था वह कौन सा था, तो चोल था। और चोल की जो राजधानी थी वह कावेरीपट्टनम या फिर पुहार, इसी का नाम है, इसी की राजधानी का नाम है क्या, यानी कि चोल वंश के चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? कावेरीपट्टनम कहिए या फिर पुहार कहिए। ठीक, और चोल वंश के साम्राज्य को देखिए, चोल जब राज्य है तो इसमें कोई ना कोई वंश भी तो होगा ना, तो उस वंश को हम लोग चोल वंश कहते हैं। एंड चोल वंश के साम्राज्य को हम लोग चोला मंडल या फिर कोरो मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चोल जो राज्य है यह संगम युग का पहला राज्य है एंड इसकी राजधानी कहाँ पे? कावेरीपट्टनम, और कावेरीपट्टनम का दूसरा नाम क्या है? पुहार है। यह संगम युग आखिर है कहाँ? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जितने भी राज्य, खास करके तमिल प्रदेश में, देखिए तमिल मतलब कि तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु कहाँ है भैया? तो भारत के यानी कि साउथ इंडिया में है, तो दक्षिण भारत ना। और चोल का एक राजा था, कौन राजा था? चोल का एक राजा था इलेर, और इलेर जो था ना, यह एक ऐसा राजा था जो कि श्रीलंका पे हमला करके और श्रीलंका पे 50 वर्षों तक राज किया। उस राजा का नाम क्या था? इलेर। और इलेर ने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक राज किया ना। यह चोल वंश का राजा था, लेकिन इलेर राजा था, लेकिन चोल वंश का इससे भी एक प्रतापी राजा आया। कौन राजा आया? तो करिकाल। चोल वंश का प्रतापी राजा अगर पूछे कि चोल वंश का प्रतापी राजा कौन सा है, तो करिकाल। और चोल वंश का एक राजा था कौन? इलेर। और इलेर जो था यह श्रीलंका पर 50 वर्षों तक राज किया, और ये जो था करिकाल, ये प्रतापी राजा था। यहाँ से हम लोगों ने चोल वंश की बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर हम बात करें चेर राज्य की, यानी कि दूसरे संगम युग के दूसरे राज्य की, तो दूसरे राज्य में हम लोग जानेंगे कि चेर जो राज्य है इसकी जो राजधानी थी वह वंजी थी। वंजी, इसकी राजधानी वंजी। और वंजी जो है वर्तमान में केरल के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग इसको जानते हैं, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना। तो चेर राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? संगम युग में, तो वंजी थी। और
वंजी फिलहाल में कहाँ पे है, केरल में है। और चेर राज्य का प्रमुख राजा का नाम क्या है भैया, तो प्रमुख राजा का इसमें देखिए 3 गो इसमें प्रमुख राजा है। पहला है उदयनजिरल ना, उदयनजिरल इसके चेर वंश के पहले राजा का नाम है युदयनजिरल। दूसरे राजा का नाम है नेंदुजिरल ना, नेदुंजिरल आदान, देखिए ये इसी का नाम है ना, नेंदुजिरल आदान, ये इसी का नाम है पूरा। और इसके तीसरे जो राजा हैं यह सेनगुटुवन। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा ना, अब इसमें कोई चारा ही तो नहीं है। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि संगम युग के पहला राज्य कौन सा है, चोल। संगम युग का दूसरा नाम चेर। संगम युग का तीसरा नाम पांड्य। पहले जो राजा था चोल, इसकी राजधानी कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम का हम लोग कहते हैं पुहार के नाम से जानते हैं। और चोल वंश का साम्राज्य को और नाम है चोल वंश का क्या, तो चोला मंडल या फिर कोरोमंडल। और श्रीलंका का एक राजा था, चोल वंश का एक राजा था इलेर, जिसने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक राज किया। समझिए कि 50 वर्ष एक अपने बाप में बहुत बड़ा वर्ष होता है ना। और चोल वंश का प्रतापी राजा का नाम करिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं करिकल वाला। ऐसे पूछता है कि चोल वंश का प्रतापी राजा का नाम बताइए, ऑप्शन में आप लोग को ये भी रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये राज किया था तो प्रतापी यही था, लेकिन नहीं, ये भले ही राज किया है लेकिन प्रतापी ये था, क्योंकि इसमें इससे ताकतवर ना करिकल था। चेर वंश की राजधानी कहाँ पे थी, वंजी, जिसको हम लोग वर्तमान में केरल के नाम से जानते हैं। एंड चेर वंश के प्रमुख जो राजा थे वह उदयनजिरल एंड नेंदुजिरल आदान या फिर सेनगुटुवन। यहां तक हमने समझ लिया। एंड हम इसके अगर आगे बात करें तो हम जानेंगे संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य राज था। तो पांड्य राज के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें पांड्य राज की, तो पांड्य जो राज था वो कावेरी नदी के दक्षिण में अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था, कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। कौन सा राज्य, यानी कि ये जो पांड्य राज है यह कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे पूछेगा कि संगम युग में चोल की स्थिति क्या रही होगी, तो यह उत्तर पूर्व में है। देखिए चोल कहाँ है, उत्तर पूर्व में है, चोल उत्तर पूर्व में है। एंड जो चेर है वह दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है। चेर क्या है, कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। और जो पांड्य है यह दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। आप लोगों को शायद मैप याद आ रही होगी, जहां तक हमको पता है। जो ये चोल है वो उत्तर पूर्व, चेर दक्षिण पश्चिम, एंड जो पांड्य है वो दक्षिण पूर्व में है। इधर वाला होता है पूर्व, इधर वाला होता है पश्चिम, नीचे का दक्षिण, ऊपर का उत्तर ना। आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम आगे बात करें तो पांड्य जो राज्य था हमारा, इसकी जो राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है मदुरई। यानी कि पांड्य राज की राजधानी मदुरई। और मदुरई क्या है कि मोतियों के लिए बहुत फेमस था। इसके लिए मोतियों के लिए बहुत फेमस था, मतलब कि मोती जो होता है ना समुद्र से जो निकलता है, मोतियों का हार, मोतियों का माला, तो मदुरई जो था यह मोतियों के लिए बहुत फेमस था। और पांड्य राज्य का प्रमुख जो राजा है वह नेंडुजेलियन था न, क्या था इसका नाम, नेंडुजेलियन। अब बताइए चोल वंश का प्रमुख राजा कौन सा था, तो करिकाल। चेर वंश का राजा का नाम क्या है, उदयनजिरल या फिर नेंदुजिरल आदान या फिर सेनगुटुवन। और पांड्य वंश का प्रमुख राजा का नाम क्या है, तो नेंडुजेलियन। तो यहां तक हमने समझ लिया है। अब हम जानते हैं कि संगम युग में होता क्या क्या था, यानी कि संगम युग में कैसी कैसी प्रथाएं थी। और संगम युग ये तो नॉर्मल बहुत ही इससे कम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो तब तक आप लोग एक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। एंड अगर हम बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे क्या होता है, देखिए संगम काल को आप संगम युग कहिए, संगम काल कहिए, तमिल देश कहिए या फिर तमिल प्रदेश कहिए, ये सब इसी का नाम है। क्योंकि 3 गो राज्य था, चोल, चेर, पांड्य, यानी कि तो ये तीनों ही राज्य जो था वह तमिल देश के अंतर्गत आते थे। समझ में आई ना आप लोगों को। अब देखिए अगर हम बात करें जो संगम काल में
ना। तो संगम काल में जो मंत्री होते थे उन मंत्रियों को कहा जाता था अमाइचर या फिर अमाइचान कहा जाता था। यानी कि संगम युग में जितने भी मंत्री हुए उन सभी को अमाइचर या फिर अमाइचान कहा जाता था। अब अगर हम बात करें कि संगम युग में जो राजधानियां होती थी उन सभी राजधानियों में, जैसे चेर, चोल, पांड्य की जो भी राजधानियां होगी उन सभी राजधानियों में एक राज्यसभा होती थी और उस राज्यसभा को नालवे कहा जाता था। यानी कि राजधानी की राज्यसभा क्या कहलाती थी? तो नालवे कहलाती थी। किस युग में? संगम युग में। अगर हम बात करें कि जो राजा का न्यायालय मतलब कि जो कोर्ट होता था, कोर्ट कचहरी, खास करके अभी हम लोग जिसको बोलते हैं कोर्ट कचहरी ना, तो कोर्ट यानी कि उस टाइम पे कोर्ट को कोर्ट नहीं, उस टाइम पे कोर्ट को मनरम कहते थे। क्या कहते थे? मनरम। यानी कि राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। यहां तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और थोड़ा सा हम और आगे मतलब बढ़े तो उस काल में जो भी लोग अपराध करते थे, आप चोरी कीजिए, चाहे किसी का मतलब कि आप समझ सकते हैं कोई भी अपराध हो सकता है ना, तो आप किसी भी अपराध को कीजिए उस टाइम पे ना, आप किसी को नहीं दे दिए गाली ना, तो वो भी एक तरह का अपराधी है क्योंकि वो मान हनन का केस है। तो अपराध जब आप किए तो उस टाइम पे अपराध में सीधा का मृत्यु दंड, सुनवाई कुछ भी नहीं, सीधे का मृत्यु दंड। काश ऐसा भी कानून हमारे भारत में होता है, कोई भी अपराध करो सीधा ऊपर परलोक, वहां पे अपराध करते रहना है ना। ये नियम अच्छा है कि अपराध करने पर सीधा मृत्यु दंड। भारत के मतलब भारत में क्या है कि अपराध आज हुआ, केस आज हुआ और सुनवाई मरने के बाद होगा। पता ही नहीं सुनवाई मतलब कि 7 पुस्त बीतेगा तब हाँ फलाना कुमार हाँ आइए अब आपका नंबर आया है, पता चला उसका 7 पुस्त खत्म हो गया। ऐसा भारत में है। अब देखिए, यानी कि संगम काल में जो समय होती थी ना, अपराध करने पर सीधे का मृत्यु दंड। लेकिन संगम काल में जो समय होती थी, समय का मतलब कि अभी हमारे पास घड़ी है ना, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक वॉच हमारे पास है, मोबाइल आ गया है ना, तो हमारे पास अलग अलग चीजें हैं जो कि हम टाइम को देख सकते हैं। तो संगम काल में जो टाइम देखने का जो घड़ी थी वो जल घड़ी थी। जल घड़ी जैसे होता है ना रेत घड़ी, मतलब कि जैसे अभी इसमें यहाँ पे रेत है तो इसको हम ऐसे कर दिए तो टाइम स्टार्ट हो गया, तो उसी टाइम पे इसमें जल भरा होता था और जल को जब हम ऐसे करेंगे तो टाइम स्टार्ट होगा उस टाइम पे ना। संगम काल में जल घड़ी से हम उस टाइम पे लोग टाइम को देखते थे। अब अगर हम बात करें कि तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों की शुरुआत किस काल में हुई, तो संगम काल में ही हुई थी। यानी कि तमिल प्रदेश में यानी कि तमिलनाडु की तरफ यानी कि साउथ इंडिया में ब्राह्मणों की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो संगम काल में ही हुई थी। अब अगर हम बात करें कि व्यापारियों को क्या कहते थे उस टाइम पे, यानी कि जितने भी व्यापारी थे उस टाइम को संगम काल में व्यापारियों को कहा जाता था बेनीगर। बेनीगर संगम काल में व्यापारियों को बेनीगर कहते थे। एंड अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो संगम काल में ना दास प्रथा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि इसमें दास प्रथा थी ही नहीं। और अगर विवाह दोनों पक्षों के मर्जी से हुआ, जैसे अगर किसी को विवाह करना है, अगर दोनों पक्ष उसमें मान गया तो उस विवाह को हम लोग बोलते थे पंचतीड़े। अगर दोनों पक्ष मान गया तो पंचतीड़े, और एक पक्ष मान गया तो कैकीड़े। दोनों पक्ष मतलब कि लड़की का की फैमिली और लड़के का फैमिली अगर मान गया संगम काल में, तो अगर ब्याह हो यानी कि विवाह हो गया तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग पंचतीड़े। अगर विवाह में केवल एक पक्ष माना और एक पक्ष बोल रहा है कि ना हम ब्याह नहीं के यानी कि हमरा नहीं के करेंगे ब्याह, हम ब्याह नहीं तुम नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है उस जो यानी कि एक पक्षीय विवाह को ना, जैसे मान लीजिए अगर एक पक्ष माना है या एक पक्ष नहीं माना है, क्या करेगा? उठा ले जाएगा। उठाएगा नहीं जी यहाँ पे, तो एक पक्ष मान गया है, लड़के का बाप मान गया, लड़के का बाप मान नहीं रहता, क्या करेगा? उठा ले जाएगा। तो उसी उठाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइम पे संगम काल में, तो कैकीड़े। और जो विवाह अनुचित होती थी, मतलब कि यह उचित नहीं है विवाह, वो तो अनुचित प्रणय को यानी कि अनुचित विवाह को हम लोग पेरुदीड़य। अब देखिए, जो विवाह दोनों की मर्जी से हो उसको हम लोग पंचतीड़य, जिसमें केवल एक पक्ष की मत हो कि नहीं विवाह होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते थे कैकीड़े। और जो अनुचित विवाह ना उसको हम लोग बोलते थे पेरुदीड़य। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। इसके अगर हम आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा सांभर साउथ फिल्मों को, तो आप उस फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा सांभर ना, इडली सांभर। तो सांभर जो उस मतलब कि जो प्रचलन है खाने की ना, तो सांभर प्रचलन जो खाने की है वह संगम काल से ही शुरू हुआ, क्योंकि मुख्य खाद्यान्न संगम काल में चावल था
और लोग चावल में दूध को डाल करके सांभर बनाते हैं ना, इडली सांभर, मतलब कि लोग ऐसे वहां पे खाते हैं। तो अब वहां पे जो भी लोग करते थे क्या, मनोरंजन, जैसे हमारे पास अभी मनोरंजन करने के लिए बहुत चीज आ गई है ना, ये नेट है हमारे पास, इंटरनेट है। पहले के समय तो नेट नहीं था, तब बोरिंग बोर हो जाते थे लोग ना, सीढ़ी में बैठ के लोग ढी लेते थे ऐसे आपस में, इससे हाँ अल्लाह तो ढेरवा हेर धीरे, इससे ढी लेते थे, हे कर बाद फलाना के बाद फलाना से ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन जब हमारे पास अब इंटरनेट आ गया तो किसी को किसी की बात करने से फुर्सत ही नहीं है, सब लोग अपने में बिजी है ना। तो उस टाइम पे यानी कि इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ नाच होता था, कुछ गान होता था ना, तो उसी नाच गान को हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइम पे, पारण, पारण ना। और इसी को यानी कि इसको आप लोग को बोलने का मन नहीं है तो विडेलियर, मनोरंजन को विडेलियर या फिर पारण। अब अगर हम बात करें कि संगम काल में शुभ क्या था, तो शुभ कौआ था। और कौआ इसलिए शुभ था क्योंकि कौआ जो था संगम काल में दिशा बताने का काम करता था। नाविक जो आते थे उन यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जगह जहाज, अगर किसी को जाना है, बहुत दूर जाना है, तो जहाज के बीच में लोग कौवे को बिठाते थे, और अगर कहीं समुद्र में भूल गए तो कौवे को छोड़ देते थे कि जब दिशा मतलब देख कर क्या हो गया, आसपास में कोई रहने का ठिकाना है कि नहीं, यानी कि आसपास में कोई बस्ती, कोई द्वीप है कि नहीं, वहां पे हम लोग रात की ठहराव कर सकते हैं आराम से। तो नाविकों की मतलब कि नाविकों को दिशा बताने का काम कौवा करता था, इसीलिए संगम काल में शुभ यानी कि शुभ था। अगर हम बात करें समाधियों, यानी कि अगर जिस समाधि कोई मर गया तो समाधि को उसको जमीन में दफना करके उसके उसके कब्र पे ना एक पत्थर हम लोग गाड़ते हैं। तो पत्थर को यानी कि कब्र पर पत्थर की प्रचलन किस काल से आरंभ मिलती है हम लोगों को, तो संगम काल से ही मिलती है। एंड उस पत्थर को हम लोग बोलते थे बीरगल या फिर वीर प्रस्तर या फिर बीरगल ना। अब अगर हम बात करें कि संगम काल में जो निम्न कैटेगरी की जो महिलाएं थी, यानी कि निम्न कैटेगरी में महिलाओं जो खेती करती थी, यानी कि निम्न कैटेगरी की महिलाएं जो खेती करती थी, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे, तो उन लोगों को बोला जाता था कैटैसीवर, यानी कि निम्न वर्ग की महिलाएं जो खेती करती थी उन महिलाओं को हम लोग कैटैसीवर बोलते थे। हम लोग नहीं, संगम काल में लोग बोलते थे वहां पे ना, आप लोग समझिएगा यहाँ पे, इस संगम काल में जो महिलाएं खेती करती थी निम्न वर्ग की, उन लोग हम लोग कैटैसीवर बोलते थे। और थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो संगम काल के जो देवता थे ना, वह मुर्गन थे। मुर्गन का नाम क्या है, सुब्रह्मण्य ना, यानी कि मुर्गन जो थे इनका प्रतीक क्या था, मुर्गा था ना, यानी कि इस तरह के वहां पे प्रतीक था। कहाँ पे, तो प्राचीन काल में जो देवता थे उन लोगों का देवता कौन था, तो मुर्गन था, मुर्गा ना, जिसको आप लोग काट काट के खाते हैं, वहां पे ये सब इन लोगों का प्रतीक था। और इसी मुर्गन का नाम है क्या, सुब्रह्मण्य। और इनके जो अस्त्र था, यानी कि देवता का अस्त्र क्या था, तो बर्छा था। क्या था, बर्छा, बछड़ा नहीं, बर्छा। कोई अस्त्र होगा, कोई भलुआ काटा होगा इसमें, तो वैसे हम देवता है या फिर ये करते होंगे। और इनका प्रतीक क्या था मुर्गन का, तो सुब्रह्मण्य यानी कि बर्छा था। और मुर्गन का ही दूसरा नाम क्या है, सुब्रह्मण्य। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो जैसे अभी के समय में जादू टोना तो उतना है नहीं, लेकिन संगम काल में जादू टोना पे लोग ज्यादा भरोसा करते थे। तो जादू टोना पे जो भरोसा करता था उन लोग को क्या बोलते थे, तो अनकू। जादू टोना पे भरोसा करने वाले व्यक्तियों को अनकू बोला जाता था। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ लिया संगम काल, हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ लिया, मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया, हर्यक वंश पढ़ लिया ना, एंड हम लोगों ने मेन टॉपिक पढ़ लिया है। एंड अब आने वाला हमारा गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्त साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े शासक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड उसके बारे में पढ़ने में और मजा आएगा आप लोगों को। तो एक लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।